हेलो नमस्कार। ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार से उसका वर्किंग होता है, किस प्रकार से क्या होता है। लास्ट में अपनी बात हो गई थी कि व्यतिकरण फ्रिंज अपन को दिखाई दे जाती हैं। तो देखो आगे अपन बात करते हैं व्यतिकरण फ्रिंजें कि फ्रिंजें किस प्रकार की बनती हैं, फ्रिंजों का बनना, ठीक बात ना। तो वहाँ पर अपने एक बात की थी कि M2 का एक प्रतिबिंब है वो M1 के पास में बन जाता है, जिसका नाम अपन ने लिखा था M2 डैश। देखो ऐसे था, ध्यान हो तो ये आपका M1 है, ठीक है ना। फिर बाद में एक ये बन गया था उसका प्रतिबिंब, ये लिखा मैंने M2 डैश। फिर बाद में याद हो तो देखो यूं वो अपनी प्लेट P थी, प्लेट P थी। यहाँ से देखो एक प्रकाश की किरणें, तो ये जो टेलीस्कोप जो देखने वाला जो है, अरे यूँ तो था प्रकाश, एक सेकंड, ये आपकी प्लेट यूँ थी, अपने प्रकाश यूँ डाला था, फिर एक तो इससे परावर्तित होके वापस यूँ आ रहा था, फिर एक इससे अपना यूँ आ रहा है, ये यूँ जाने वाला था ही अपना। और इसको अपन क्या देख रहे थे, टेलीस्कोप से देख रहे थे। मैं लास्ट में एक बात बता रहा था आपको कि टेलीस्कोप से देखने वाले को यूं लगता है कि प्रकाश की किरणें एक तो यहाँ से आ रही है और एक आ रही है यहाँ से आ रही है, और ये वास्तव में क्या है, M2 का प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो फ्रिंजों का जो बनना है वो इन दोनों के बीच में जो वायु फिल्म बनी हुई है, ये जो फिल्म बनी हुई है या वायु की जो फिल्म बनी हुई है उसके आकार पे डिपेंड करता है। अगर M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब होते हैं तो यहाँ पर एक समान मोटाई की पतली फिल्म बनती है, एक समान मोटाई की क्या बनती है, पतली फिल्म बनती है, ठीक है ना। और उससे जब एक समान मोटाई की पतली फिल्म बनती है तो आपको वर्तीय फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अगर ये एक समान मोटाई की नहीं है तो आपको अलग अलग प्रकार की स्थानीय फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, ठीक बात ना। तो यहाँ आपने क्या सीखा, फिलहाल तक आपने ये सीखा है कि ये जो वायु फिल्म है इसका आकार ही फ्रिंजों का रूप निर्धारित करता है। अगर ये एक समान मोटाई की है तो आपको वर्तीय फ्रिंजें प्राप्त होंगी, और एक समान नहीं है तो आपको अलग अलग प्रकार की स्थानीय फ्रिंजें, लोकल फ्रिंजें आपको प्राप्त होती हैं, ठीक बात ना। या फिर यूँ बोले हैं कि ये एक समान मोटाई की है, या फिर फानाकार बोलते हैं, फानाकार यानी वेज शेप्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं मान लो ये डिस्टेंस माना कि d है, ये डिस्टेंस क्या है, इसको मैंने M1 लिखा, d है। तो नंबर फर्स्ट अपन बात करेंगे वर्ताकार फ्रिंजों का बनना, वर्ताकार फ्रिंजों का बनना, फ्रिंजों का बनना, ठीक है ना। सबसे पहली बात कंप्लीट कर दी है कि वर्ताकार फ्रिंज तभी प्राप्त होगी जब M1 और M2 डैश दोनों क्या हों, पैरेलल हों, या जो एयर फिल्म बनी हुई है वो आपकी एक समान मोटाई की हो। फिलहाल में अपन ने ये मान लिया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, लेकिन देखो आप थोड़ा सा गौर करना कि बिंदु T पर जब प्रकाश पहुंचेगा तो पथांतर कितना हो जाएगा। बिंदु T पर देखो M1 से परावर्तित होके आए और M2 डैश से परावर्तित होके आए और बिंदु T पर प्रकाश पहुंचे तो पथांतर कितना होगा। आप देखोगे यहाँ से, चलो शुरुआत यहीं से हुई थी, ये प्रकाश यूं गया और फिर वापस यूं आया, और एक ये है अपवर्तित वाले की, ये यूं गया और यूं आया, तो पथांतर कितना हुआ, 2D हो गया, ठीक है ना। तो आप अरे एक तो जाने वाला और फिर वापस आने वाला, D और D 2D नहीं हो गया क्या। इसने 2D डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है, इसने 2D डिस्टेंस क्या है, एक्स्ट्रा ट्रेवल की है, तो दोनों का पथांतर क्या हो गया, 2D हो गया, ठीक है ना। अगर अपन परपेंडिकुलर देखते हैं, एकदम परपेंडिकुलर देखते हैं, किसी थीटा कोण पे देखते हैं तो कुछ और करेंगे, अपन बात करते हैं। तो देखो M1 व M2 डैश से O पर पहुंची प्रकाश किरणों के मध्य, प्रकाश किरणों के मध्य जो पथांतर है
पथांतर वो आपका कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा, ठीक है ना। इसी लाइन को मैं ऐसे समझा सकता हूँ, एक दूसरा तरीका और भी है भाई, ये है यहाँ से जो देखने वाला है वो क्या देखता है कि एक प्रकाश आपका, जैसे मान लो अपना स्रोत S था और फिर ये दो भागों में डिवाइड हो गया, एक आपका S1 डैश और दूसरा क्या होगा S2 डैश। तो इसको क्या लगता है कि एक जो लाइट है यूँ मानो कि ये तो S1 डैश और एक ये मानो S2 डैश। तो इसको देखो S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2D हो गई है। आप ज़्यादा सही ये रहेगा कि पथांतर देखो 2D हो गया, ठीक बात ना। अगर थीटा कोण, यदि थीटा कोण से देखा जाए, कोण से देखा जाए तो पथांतर कितना हो जाएगा, तो पथांतर आप डायरेक्ट याद करोगे ये आपका हो जाएगा 2D कोस थीटा। कितना होगा, एक जगह पहले भी लिखा था 2 म्यू टी कोस थीटा, ऐसे करके कुछ आया था पतली फिल्म के लिए, ध्यान हो तो 2 म्यू टी कोस आर, अगर वेज फिल्म थी तो 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा, ऐसे करके कुछ लिखा कहीं पे, तो वहीं से लिखा 2D कोस थीटा। अब दोबारा वही बात है, ये प्रकाश की किरण है, ये तो सघन माध्यम से परावर्तित होकर आती है, सघन माध्यम से, और ये आती है विरल माध्यम से, यानी ये तो रेयर मीडियम से और ये डेंसर मीडियम से परावर्तित होकर आती है। तो एक जगह पे अपन ने बात लिखी थी कि जब दो प्रकार हो तो λ/2 का डिफरेंस आ जाता है, पथांतर के अंदर λ/2 और फेज एंगल के अंदर पाई का डिफरेंस आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि M1 से परावर्तित प्रकाश तो सघन माध्यम से परावर्तित होता है, डेंसर मीडियम से परावर्तित होता है, M2 डैश से जो परावर्तित प्रकाश है वो विरल माध्यम से परावर्तित होता है, तो एक अतिरिक्त पथांतर λ/2 उत्पन्न हो जाता है। तो देखो परिणामी पथांतर कितना हो जाएगा, परिणामी पथांतर वो आपका हो जाएगा 2D कोस थीटा माइनस λ/2 हो जाएगा, ठीक बात है। अब बात आती हुई केस, पहले तो इतना बात बताओ ये क्या सीखा आपने। यूँ समझो यहाँ देखें तो ये पथांतर होगा 2D और इधर से देखें तो जैसे कोण थीटा आपका है ना, इधर से देखते हैं तो 2D कोस थीटा, और ये बात पहले की हुई आप डायरेक्ट याद करोगे है ना। फिर बाद में λ/2 क्यों किया, क्योंकि इस प्रकाश, ये जो प्रकाश की किरण है वो तो सघन डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये प्रकाश की किरण है ये किससे हो रही है, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस प्रकार से λ/2 का डिफरेंस आ जाता है अपना। अच्छा, अब बात आती है कि आपकी दीप्त फ्रिंज, दीप्त यानी ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या होगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए इतनी सी बात है, ये पथांतर है किसके बराबर होना चाहिए, 2D कोस थीटा माइनस λ/2 है, ये n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा के। बार बार याद किया है इंटरफ्रेंस के अंदर अगर n लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो आपको दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी, तो वही काम किया है। या λ/2 का विषम गुणज है तो कैसी फिर फ्रिंज प्राप्त होती है आपको, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है। इसी को मैं आगे लिखूं तो ये आ जाएगा आपका 2D कोस थीटा इक्वल टू, ये इधर लेके जाएंगे तो n प्लस हाफ लैम्डा। तो ये कंडीशन अपनी याद रखेंगे, ये याद रख लो, इससे ये अपने आप हो जाएगा, क्यों फालतू ये चीज़ करो है ना। इसके बाद में नंबर 2 अदीप्त, अदीप्त यानी डार्क फ्रिंज, और डार्क का कंडीशन क्या होती है कि ये पथांतर जो है 2D कोस थीटा माइनस λ/2 ये बराबर होना चाहिए 2n-1 λ/2, या λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो इससे देखो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कंडीशन आ गई आपकी 2D कोस थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो ये तो आपकी आ गई डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन, और ये आ गई आपकी ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन आ चुकी है ना। और ये निकली कैसे आपने देख लिया। मेरा तो ये कहना है कि ये याद होना चाहिए आपके, ये याद होना चाहिए, ये अपने आप आ जाते हैं बाद में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने दोनों डार्क और ब्राइट फ्रिंजों की कंडीशन फाइंड आउट कर ली है। अब बात आती है
कि वर्ताकार फ्रिंजें जो प्राप्त हुई उनकी त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या के लिए देखो एक छोटा सा काम करना है। माना कि ये वो फ्रिंजें हैं, ये कोई मैं यहीं कर देता हूँ, ये वर्ताकार फ्रिंजें हैं बहुत सारी, ये केंद्रीय फ्रिंज हो गई है ना। अच्छा, यहाँ अपना टेलीस्कोप था, ये टेलीस्कोप है। माना कि ये जो देखने का जो ये डिस्टेंस है ये अपनी क्या है, डी है, और ये एनवी फ्रिंज है, या ये मान लो कोई सी मान लो ये एनवी फ्रिंज है, तो ये त्रिज्या ये तो इसकी, ये एंगल आपका क्या है, थीटा एन है, और ये त्रिज्या हो गई एन, आर एन, ठीक है ना। तो देखो वर्तीय फ्रिंज की त्रिज्या, तो थोड़ा इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात करें कि वर्तीय फ्रिंज एनवी वर्तीय की बात कर लूं मैं, एनवी की बात कर लें तो माना कि वो कि थीटा एन एंगल पर प्राप्त होती है और उसकी रेडियस कितनी है, आर एन है, ठीक बात है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल, उसमें मैं टेन थीटा एन इक्वल टू क्या लिखूं, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ध्यान में मेरे हिसाब से, तो ये आपका आ जाएगा आर एन अपॉन डी, आर एन अपॉन डी। यहाँ से आर एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टेन थीटा एन। अपन लोग जानते हैं दो ही केस थे, जो डार्क फ्रिंज थी उसके लिए अपन ने लिखा था 2d कोस थीटा एन, यहाँ लगा रहा हूँ, इक्वल टू एन लेमडा, और जो ब्राइट फ्रिंज थी उसके लिए था आपका 2d कोस थीटा एन इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा। ये दो बातें की थी। कहने मतलब है अपने पास में कोस थीटा है, टेन थीटा नहीं है, तो टेन को कोस में चेंज करूंगा तो ये आएगा आपका डी, आपने पढ़ा शायद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहीं से लिखूंगा, ये आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा एन माइनस 1, वहाँ से देख लो। सेक की जगह मैं लिख सकता हूँ डी 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एन माइनस 1। कोस की वैल्यू एक बार यहाँ से लिख दें, एक बार यहाँ से लिख दें, तो मैं एक लिख के बता देता हूँ। अदीप्त के लिए, अदीप्त की बात करूँगा तो आर एन इक्वल टू डी रूट, वहाँ से कोस थीटा एन कितना आएगा, एन लेमडा अपॉन 2d, एन लेमडा अपॉन 2d, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन एन लेमडा का स्क्वायर माइनस 1, ठीक बात है। सेम ऐसे ही जब आप बात करते हो, दीप्त की ओर बात कर लेता हूँ, चलो दीप्त की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ से कोस थीटा एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस थीटा एन इक्वल टू लिखेंगे तो ये आ जाएगा एन प्लस हाफ लेमडा अपॉन 2d आएगा, और ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ठीक है ना। देखो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक बात थोड़ी समझने वाली है यहाँ पर थोड़ी सी, जैसे जैसे n बढ़ेगा, इसी से समझ लो, एक से n बढ़ेगा तो Rn आपका क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है, अपॉन में है, n बढ़ेगा तो Rn क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात आती है केंद्रीय फ्रिंज। जो केंद्रीय फ्रिंज है उसके लिए Rn का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Rn 0 कब होगा, Rn 0 और थीटा n इक्वल टू भी क्या होगा आपका, 0 होगा। और ये 0 कब होगा, जब आपका n इक्वल टू इन्फाइनाइट हो, n इक्वल टू क्या हो, इन्फाइनाइट हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर जो केंद्रीय फ्रिंज है उसका क्रम अनंत होता है, इन्फाइनाइट होता है, ठीक है ना। और इसके लिए अपने यहाँ से अपने फाइंड आउट किया है। तो इस प्रकार से आपने फिलहाल तक क्या सीखा कि वर्ताकार फ्रिंज, पहले तो फ्रिंज प्राप्त करने की शर्त सीखी, शर्त या कंडीशन क्या थी, दीप्त के लिए था अपना 2d कोस थीटा इक्वल टू एन लेमडा,
और अदीप्त के लिए था 2d cos थीटा इक्वल टू n प्लस हाफ, और ये लेमडा है ना। अच्छा, ये कैसे है, ये अपने फाइंड आउट किया था। फिर आपने क्या सीखा कि जो वर्तीय फ्रिंजें हैं, वर्तीय फ्रिंजें, उनकी त्रिज्या आर एन इक्वल टू, आर एन निकालने के लिए आपने सूत्र लिखा डी टेन थीटा एन, और इसमें वैल्यू पुट की d√1 cos स्क्वायर थीटा एन माइनस 1। ये वैल्यू पुट करेंगे तो दीप्त और अदीप्त की अलग अलग त्रिज्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। और एक मुख्य बात और सीखिए कि केंद्रीय फ्रिंज का क्रम कौन सा होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। और वो आपको हमेशा अदीप्त प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, अदीप्त प्राप्त होती है। अब नंबर 2 लोकल फ्रिंजें या स्थानीय फ्रिंजें। देखो, शुरुआत में अपने बात की थी कि M1 और M2 डैश के बीच में जो वायु की फिल्म बनती है उसके आधार पर आपको फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अगर वो वायु फिल्म एक समान मोटाई की है, एक समान मोटाई की है तो फ्रिंजें आपको वर्ताकार प्राप्त होती हैं। अगर वो एक समान मोटाई की नहीं है तो कैसी प्राप्त होती हैं, आपको अलग अलग प्रकार की प्राप्त होती हैं। तो देखो, या फिर यूँ बोलो कि वायु फिल्म जो है, एयर फिल्म जो है, वो आपकी क्या है, असमान मोटाई की, या फिर इसको बोलते हैं फानाकार, वेज शेफ्ट। ठीक बात ना। तो देखो यहाँ पर 2-3 कंडीशन क्या बनती हैं। नंबर फर्स्ट, जैसे मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ, ये तो आपका क्या था, M1 आपका फिक्स है। फिर आपका जैसे यूं बन गया, M2 डैश ने इसको यूं क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते ही आपको फ्रिंजें वो इस प्रकार की प्राप्त हो जाएंगी। ये कैसी फ्रिंजें हैं, सरल रेखीय, यानी सिंपल लाइन आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। सेम ऐसे ही M1 आपका, जैसे मान लो ये फिक्स कर दिया आपने M1, और आपको देखो M2 डैश यूं प्राप्त हो जाएगी, M2 डैश यूं प्राप्त हो जाएगी, या फिर आपको M1 तो ये है ही, ये आपको यूं प्राप्त हो जाए M2 डैश। दोनों ही स्थितियों में आपको हाइपरबोलिक फ्रिंजें प्राप्त होंगी। कैसी फ्रिंजें प्राप्त होंगी, यूं प्राप्त होंगी हाइपरबोलिक, ये प्राप्त हो जाएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्राप्त हो जाएंगी वो ये प्राप्त हो जाएंगी। ये यूं है, क्या बताया मैंने, अति परवलयिक या फिर हाइपरबोलिक आपको फ्रिंजें प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर अपन ने फ्रिंजों के बनने के बारे में बातचीत की, और ये जो टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर और न्यूटन रिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।